11 सितंबर 2001 के दहशतगर्दाना हमलों ने आलमी मालियाती और इक्तसादी निज़ाम पे गहरे असरात डाले। हमलों के फौरन बाद दुनिया भर में इक्तसादी सरगर्मियों में तेजी से कमी वाक़ हुई, क्योंकि सरमायादार और सार्फिन पैसा इन्वेस्ट करने से हिचकिचाते रहे। इस वजह से बहुत से ममालिक में कसाद बाजारी आई और बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों के बाद आलमी GDP 0.7% तक गिर गया। 11 सितंबर के बाद आलमी मालियाती निज़ाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ और मज़ीद पेचीदा हो गया, जिसकी वजह से 2008 के मालियाती बहरान जैसे बहरानों का खतरा भी बढ़ गया। 2008 के बहरान के बाद आलमी सतह पे बहुत सी इस्लाहात की गईं, जिनका मकसद आलमी माशी निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम बनाना था, लेकिन इन इस्लाहात को मुकम्मल तौर पे नाफिज नहीं किया जा सका। 11 सितंबर के बाद आलमी मालियाती निज़ाम में सबसे अहम तब्दीलियों में से एक चीन का अरूज है। चीन आलमी मईशत में एक बड़ा खिलाड़ी बन गया है और इस वक्त वो दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। 11 सितंबर के बाद आलमी मालियाती तरतीब में एक और अहम रुझान उभरती हुई मार्केटों की बढ़ती हुई अहमियत है। ये मार्केटें हालिया बरसों में तेजी से बढ़ी हैं और अब ये आलमी मईशत में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ताहम उभरती हुई मार्केटें भी झटकों का ज्यादा शिकार हैं और वो अक्सर सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाती हैं। 11 सितंबर के बाद आलमी मालियाती और इक्तसादी तरतीब में उभरने वाले कुछ मखसूस पैटर्न ये हैं। आलमी मालियाती निज़ाम में सिक्योरिटी पर ज्यादा तवज्जो दी गई। इसकी वजह से मालियाती इदारों और बाजारों के कवानीन में इजाफा हुआ है और साथ ही माली जराइम से निपटने के लिए नई टेक्नोलॉजीज की तरक्की हुई है। आलमी मालियाती निज़ाम 9/11 के बाद से ज्यादा बाहम मरबूत हो गया है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के एक हिस्से में आने वाला बहरान तेजी से दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है। 9/11 के बाद दुनिया की रिजर्व करेंसी के तौर पे अमेरिकी डॉलर की अहमियत में कमी आई है। इसकी बड़ी वजह चीन का अरूज और आलमी मईशत का बढ़ता हुआ अदम इस्तेहकाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को। दोस्तों, ये 4 पार्ट्स की सीरीज का दूसरा पार्ट है जो हमने शुरू किया। 9/11 के 22 साल हो चुके हैं और उसके दुनिया पे क्या इफेक्ट्स हैं। हमने पहले पार्ट में ग्लोबल ऑर्डर को डिस्कस किया डॉक्टर हसन फारूक इशवानी के साथ, और अब दूसरे पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे इकॉनमी को, कि ग्लोबल इकॉनमी पे 9/11 के बाद क्या असरात आए और आज किस तरह इवॉल्व करते हुए वो क्या ट्रेंड्स हमें बता रही है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद लुकमान साहब। आप APP समेत बड़े इदारों में काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। उसके अलावा मास्टर्स इनके कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में है और वर्ल्ड बैंक से ये इकोनॉमिक रिपोर्टिंग के अंदर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर सर्टिफिकेशन भी रखते हैं वर्ल्ड बैंक से। तो सर, सबसे पहले तमहीद में जाने से जाए बगैर सर, वेलकम टू द शो। सर, मुझे ये बताइए कि सर 9/11 के वाकयात बहुत बड़े वाकयात थे। हिरोशिमा नागासाकी पे एटॉमिक हमलों के बाद ये सबसे बड़ा वाकया था, सबसे अफसोसनाक दर्दनाक वाकया था, जिसमें 3000 से ज्यादा लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए। सर, हमने ये देखा कि इन वाकयात के बाद जो इमीडिएट ग्लोबल इकॉनमी पे हमें अफेक्ट नजर आया कि सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमलों की वजह से $60 बिलियन इंश्योरेंस कंपनीज को अदा करने पड़े, और इसके अलावा स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो क्रैश कर गई। एयरलाइन इंडस्ट्री जो है, खास तौर पे क्योंकि हमले के लिए जहाज इस्तेमाल हुए थे, इस वजह से एयरलाइंस भी ग्राउंड हो गई काफी अरसे के लिए। तो सर, ये तो वो है जो अपेरेंटली हमें नजर आए। इसके अलावा इस हमले के ग्लोबल इकॉनमी पे वो क्या असरात थे नोटेबल, जो आप समझते हैं, जिन्होंने आगे चल के बहुत बड़ा किरदार अदा किया ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए। बिल्कुल, पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे इनवाइट किया इस डिस्कशन में। बड़ी अजीब सी बात है कि एक अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। यकीनन अमेरिका क्या 56 कंट्री जिनके लोग मारे गए, 56 मुल्कों के लोग मारे गए, उनमें से यकीनन पाकिस्तान के 8 शहरी भी थे। अब ये सारे मुल्कों को भी असर पड़ा, लेकिन चूंकि अमेरिकन रियासत में पर हमला हुआ, अमेरिकन ज्यादा मुतासर हुए, उनकी जमीन पे हमला हुआ, तो उनका रिएक्शन भी बहुत ज्यादा था। और अगर इसको इकोनॉमिक टर्म में देखा जाए तो इब्तदाई सालों में आप तसव्वुर करें
पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कितनी बड़ी अमाउंट होगी। 30 ट्रिलियन डॉलर का लॉस इकोनॉमी को, वर्ल्ड इकोनॉमी को हुआ पहले चंद सालों में, और जो कि अभी तक जारी है। इस तरह जैसे आपने जिक्र किया कि एविएशन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री और दीगर जो ऐसी इंडस्ट्री जो कि इससे रिलेटेड थी, और न्यूयॉर्क स्टेट इटसेल्फ जो है, जो कि बहुत ज्यादा कमाती थी, $50 अरब के करीब उसका जो था एक सोच थी कि आ जाएगा, वो भी नहीं आया। और उसका जो इम्पैक्ट है इतना लिंगर ऑन किया बाद में कि अभी तक उसके इम्पैक्ट असरात नजर आ रहे हैं। आज कितने 22 साल हो गए, 22 साल के अरसे में कई मुल्क जो थे वो इकोनॉमिकली तबाह हो गए, जिनमें आप पाकिस्तान को भी शामिल कर सकते हैं। आप अरब स्प्रिंग के नाम पे जो बाद में इसकी आफूरी निकली, उसने पूरा नॉर्थ अफ्रीका तबाह किया, आपका यमन गया, मिडिल ईस्ट तबाह हुआ। फिर इसी तरह अगर फाइनेंशियल क्राइसिस की बाद में बात करें तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आपका साउथ ईस्ट एशिया तबाह हुआ और कई मुल्क तबाह हुए, और आपका पूरी अमेरिका पे भी असरात आए। तो एक चल रहा है अभी भी। अगर आप इसको देखें कि जैसे टूरिज्म अकेले को देखें तो 1 ट्रिलियन का नुकसान तो इंतजाम नहीं हो गया था। उसकी वजह से क्या हुआ, एक आपको अब एक पैरानाइड अमेरिका नजर आता है। वो पैरानाइड अमेरिका ने क्या किया बाद में कि दुनिया जहान में उन्होंने जो कंटेनराइज्ड सर्विस थी या सप्लाई चेन थी, उस पर इतनी सारी वो कदगरें लग गई कि उसकी वजह से बहुत सारे मुल्क जो थे वो मुसीबत में चले गए। इवन पाकिस्तान के जहां पे कंटेनराइज्ड सिक्योरिटी इनिशिएटिव लाया गया, CSI, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे इंस्टॉल किया गया, आपकी कराची पोर्ट पे इंस्टॉल किया गया, इस दीगर साउथ ईस्ट एशिया में ये सारा आया। उसका नुकसान क्या हुआ, जो एक थी सप्लाई चेन वो आपकी जो सेगमेंटेशन होती है इसमें पूरी जो आप सप्लाई चेन में मुख्तलिफ सेगमेंट तबाह हुए, उन मुल्कों को नुकसान हुआ। तो इस तरह एक बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट है, और दैट रन्स इन मैनी हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस रादर, अगर आप इसका ओवरऑल देखें। और अमेरिकन इकोनॉमी जिसकी टोटल जो उसका साइज था $10 ट्रिलियन था, वो भी इतनी सप्रेस हुई कि 10% तक वो डाउन गई फौरी तौर पे। स्टॉक मार्केट ऑफ अमेरिका गई, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट जो आप ओवरसीज नजर आया वो उससे कहीं ज्यादा था। जैसे आप समझे कि साउथ ईस्ट एशिया, हांगकांग हो गया, मलेशिया हो गया, दूसरे जो भी बड़ी मार्केट थी, जापान की निकी जो थी, सबके मसला आया। और उसकी वजह से अब अभी तक आपको नजर आता है कि जैसे वो चीजें वो जो थी ना 22 साल पहले वाली, अभी तक बहाल नहीं हो सकी, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने बहुत कुछ किया। इस तरह की जो सबसे बड़ा और इफेक्ट आया वो था जो एक फ्यूटाइल वार जो शुरू की गई, उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट हम पे भी आया। हमारा पाकिस्तान का जो था इलाका, ये कह लें कि जो उस जमाने में NWFE था, अब खैबर पख्तूनख्वा, उसकी मुकम्मल इंडस्ट्री वाइप आउट हो गई, आपको अब इंडस्ट्री नजर नहीं आती। इसी तरह आपको बलूचिस्तान टोटली स्मगलिंग में चला गया। इसका जो इम्पैक्ट है, यमन टोटली तबाह हो गया, आपका सीरिया तबाह हो गया, इराक तबाह हो गया। फाइनेंशियल में बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक बात कर रहा हूँ, पोलिटिकली तो ये सारे वाइप आउट हो गए चीजें बहुत सारी। तो ये एक बहुत बड़ा एक सानिया था। अगर आप तस्वर करें कि वो मुल्क जो कि बहुत दूर बैठा था, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा, उसमें वो रिवेंजफुल हो गया। उस रिवेंज में दुनिया की इकोनॉमी बहुत तबाह हुई, और बहुत सारे उसके यकीनन कुछ मुल्कों के लिए प्लस भी चीजें आई, कोई बेहतर हुआ, कई लोगों को मौका मिल गया आगे बढ़ने का। इससे ये सूरत बड़ी, अगर से नटशल में बात की जाए तो ये कोई एक छोटा जो इंसानियत की तारीख में एक छोटा इवेंट नहीं था, छोटा इंसिडेंट नहीं था। अभी तक वो उसका ट्रेल ऑफ इंसिडेंट चल रहे हैं। अच्छा सर, कल मैं जब रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक के ऊपर तो एक मेरे सामने किसी यूनिवर्सिटी का थीसिस गुजरा, उसमें एक बड़ी अजीब बात मैंने देखी कि हमने देखा कि 9/11 के वाकयात होते हैं दहशतगर्दी के, और उसके बाद इकोनॉमीज नीचे जा रही हैं, लेकिन साल के एंड तक अमेरिकन 0.7% IMF की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल GDP के अंदर जो है 7.5% जो है वो कमी आई। लेकिन एक चीज सर बड़ी अजीब हुई कि खुद अमेरिकन इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ 2001 1% उसके अंदर ग्रोथ देखी गई, जबकि बाकी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि कमी देखने में आ रही है, स्लम देखने में आ रहा है। अच्छा सर, अब मैं सर पूछूंगा कि लेजिस्लेशन बड़ी हुई,
اور اکانومی کو ریگولرائز کرنے کی بہت کوشش ہوئی، ٹیرر فائنینسنگ روکنے کی بہت زیادہ ایفرٹس ہوئیں، ایف اے ٹی ایف کا ادارہ ہم نے دیکھا، اس کے علاوہ سخت جو مانیٹری اور آپ کی فائنینشیل ریگولیشنز جو ہیں ان کو امپوز کیا گیا. تو آپ کے خیال میں ان جو ریگولیشنز نہیں لائی گئیں ان کا افیکٹ بیسیکلی جو گروتھ ہے اس کے اوپر کیا پڑا، اور کس طریقے سے دنیا کی اکانومی نے ان ریگولیشنز کو لیا؟ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ جو گلوبلائزیشن کا پروسیس تھا وہ خاصا متاثر ہوا. گلوبلائزیشن میں آپ کی جو کوئی سرحدیں ختم ہو گئی تھی فائنینشیل ٹرانزیکشن کے لیے دیگر کے لیے، وہ بہت ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا ہو رہا تھا جہاں پہ سارا انٹیگریٹڈ تھا. لیکن یہ 9/11 نے انٹیگریشن کو خاصا متاثر کیا. آپ اس میں تصور کریں کہ اینٹی منی لانڈرنگ لا جو آئے، اسی طرح ٹیرر فنانسنگ کو روکنے کے لیے مختلف لیجسلیشن ہوئی، یو این کے لیول پہ بھی ہوئی اور کنٹری لیول پہ بھی انڈیویجولی ہر کنٹری نے کیا. پاکستان میں اینٹی منی لانڈرنگ لا بنے، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کو انوالو کیا گیا، اسٹیٹ بینک کو کیا گیا. تو یقیناً ہمارا ابھی خاصا جو چیزیں ہم اسی چکر میں پڑ گئے، کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو رہی. اسی چکر میں بہت سارے بعد کے دور میں بھی آپ پاکستان کو دیکھیں تو ہم کبھی گریڈ لسٹ میں چلے گئے، کبھی گریڈ لسٹ سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، کبھی بلیک لسٹ میں جانے سے بچنے کی کوشش کرتے رہے. تو ہمارا زیادہ زور اسی پہ رہا کہ یار کسی طریقے سے بچا جائے، اب سینکشن سے بچا جائے. یقیناً ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس بھی آپ نے ریفر کیا. یقیناً یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بجائے یہ کہ ہم گروتھ کی پرو گروتھ ایک پالیسیز ہوتی، ہم اس چکر میں پڑے رہے کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یقیناً اس کا امپیکٹ ہر جگہ پہ پڑا. اس 9/11 کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ بنا کہ وہ ایسے گروپ سامنے آئے جسے ٹیررسٹ گروپ کہتے ہیں. صاحب ذرا ریئیکشن بھی تھا ایک خاص مڈل ایسٹ میں بہت ریئیکشن کا آیا. وہ ملک جن میں یقیناً اس کا کنٹریبیوشن نہیں تھی، لیکن رد عمل جب امریکہ سے اتنا آیا تو اس کا ایک اور رسپانس آیا. آپ الشباب کو دیکھ لیں، جو ISIS دیکھ لیں، دیگر دیکھ لیں، ان کی وجہ سے ایک پرسپشن بنا کہ جو ایک اسلامو فوبیا بھی آیا اور اسلام کو لنک کر دیا گیا اس کے ساتھ، ٹیررزم کے ساتھ. تو اس کے رد عمل میں دنیا بھر میں تحریکیں آئیں، چاہے وہ انڈونیشیا کا بالی کا معاملہ ہو یا اور جگہ بے تاشا ہیں جہاں پہ یہ بعد میں انسیڈنٹ بھی. یقیناً اس کی وجہ سے ایک پیسہ تو اکٹھا کیا ان تنظیموں نے، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا اس پہ رد عمل آیا. اور ملک بہت زیادہ جو تھے انہوں نے اپنے شاذ وفادار لوگ ہو گئے. پاکستان میں بہت سارا مسائل بنے. اب ہر جگہ جو چیریٹی آرگنائزیشن تھی، جو چیریٹی ایک آپ کی اکانومی کا بہت بڑا حصہ ہے، خاص طور پاکستان جیسا ملک کے لیے جہاں پہ 1 کروڑ روپے روزانہ چیریٹی میں اکٹھے ہوتے ہیں. اب وہ ملک جس ارب ورلڈ تو ہے چیریٹی پہ چل، جن میں بہت فلانتھراپسٹ بہت تھے، وہ بھی گیا. اسی طرح جو ایک انیشیٹو لینے کا کنسیپٹ تھا کہ کسی کے لیے کوئی کرنا ہے، وہ بھی گیا. اب ساری سوچ پوری دنیا میں اس وقت ایون ٹوڈے اب FATF کو دیکھتے ہیں، دوسرے کو دیکھتے ہیں، سارے اسی چکر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ جناب اپنے آپ کو بچانا ہے. ناٹ اے سنگل کنٹری جو کہ خاص طور پہ جو ڈیولپنگ کنٹری تھی ان کے لیے ذرا مصیبت بنی. ابھی صورت حال یہ ہے کہ آپ تصور کریں جو 9/11 سے پہلے والی دنیا کتنی آزاد تھی اور اب کی دنیا کتنی آزاد ہے. دیر از اے سی چینج. اور یہ وجہ یہی ہوئی کہ پیرانویا جو تھا، پیرانوائڈ جو ایٹیٹیوڈ تھا اس کا امریکہ کا یا ویسٹ کا، اس نے پوری دنیا کو سٹیک پہ رکھ دیا ہے. اس کو ہر کنٹری جو ہے وہ اس چکر میں ہے کہ کہیں میرا نام نہ آ جائے. اگر جو کہتے ہیں نا کہ آل دا روڈ لیڈنگ ٹو ہیل آر پیوڈ ود گڈ انٹینشنز، بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کہیں تو بڑے اچھے کام کر رہے تھے، جاتے آپ جہنم میں ہی ہیں. تو یہ ملکوں کے ساتھ یہی ہوا کہ آپ نے نیکیاں کی، نیکی جو کرنے کا تصور تھا ختم ہو گیا. اب یہی ہے کہ بچا جائے. Every country got very cautious and still that caution is prevailing everywhere. یہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہوا. اچھا سر، ایک بہت بڑا جو ہم دیکھتے ہیں 2000 ان اٹیکس کے بعد، ان ٹیرر اٹیکس کے بعد جو اکنامک کرائسس آتی ہیں دنیا میں 2008 میں، سر امریکہ سے شروع ہوتی ہیں اور اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یونیپولیرٹی، یہی کرائسس جو ہیں انڈیکیٹ بھی کر جاتی ہیں کہ یونیپولیرٹی سے اب بائی پولیرٹی اور ملٹی پولیرٹی کی طرف دنیا جا رہی ہے. تو سر اس میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ ان کرائسس کی وجوہات کیا تھیں
اور ان کرائسس نے کیسے عالمی جو سیاست ہے اس کو ایک نئے رخ پہ ڈالا؟ اس میں جو امریکہ سے جب شروع ہوا تو وہ تو مارگیج کا سسٹم تھا، ان کے گھروں کی قیمتیں جو تھی وہ اس پہ جو ایک فرق پڑا، پہلے قیمتیں انتہائی اوپر گئی تھے کولیپس کرتے، اس ساتھ جو کئی کمپنیاں تھیں انہوں نے اس کے لیے جو مارگیج کرنا بند کر دیا. وہ ایک تھا تو لوکل ایشو، لیکن بڑھتا 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 وہ ایشو جو تھا دنیا بھر میں چلا گیا. اس میں آپ کے کرنسی کے پرابلم بھی آ گئے، آپ کے دیگر پرابلم بھی آ گئے. اور یقیناً ایک بہت بڑا ایک ایشو تھا اس میں جو کہا جاتا ہے کہ امریکن ایک پالیٹیشین تھا، اس نے اس میں بہت بڑا رول ادا کیا تھا اور وہ بہت بڑا بلینر تھا، اس کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے. لیکن اس میں ایک فیکٹر ایک ملا جو سب سے بڑا کہ آپ کا جو تھا نا ڈپینڈنس امریکہ پہ، لوگوں نے سوچا کہ اس سے صرف ڈالر پہ ہی اپنے آپ کو نہ رکھا جائے، تھوڑا سا باہر نکلا جائے. امریکہ پہ ڈپینڈنس کم ہوتی گئی، اس میں کئی لوگوں کو موقع بھی ملا، کئی ملکوں کو، اور خاص طور پہ جب امریکہ جو ہے وہ اتنا جو ریونج فل ہوا تھا اور ہر ملک کو تباہ کرنا چاہتا تھا، پیکس امریکانا کا جو کنسیپٹ بھی ایک آ گیا. اس کے بعد آپ تصور کریں کہ جب تباہ اس کو افغانستان پہ حملہ ہوا یا عراق پہ حملہ ہوا، اٹ کاسٹ دیم $6 ٹریلین. یہی $6 ٹریلین کسی اور جگہ پہ لگ جاتے تو یقیناً دنیا گلزار بن جاتی. امریکہ لگا ہے چکر میں. اس کے برعکس کئی کچھ ملک تھے جو اسموک سکرین کے پیچھے ترقی کرتے رہے. اس میں واضح مثال اگر آپ کو دیکھیں تو وہ چائنا کی. چائنا کے جو کہ ایک ڈیولپنگ کنٹری سمجھا تھا تو بڑے عرصے تک اسے کبھی بھی ڈیولپنگ کنٹری سمجھا نہیں گیا تھا. لیکن ایک وقت آیا کہ جب اس نے اپنے آپ کو اس موقع سے فائدہ اٹھایا. اس وقت یا تو وہ اوورٹیک کر چکا ہے یا اباؤٹ ٹو اوورٹیک ہے اس کو امریکن اکانومی کے سم ٹوٹل سے. اور ٹیکنالوجی میں بھی امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکن ٹیکنالوجی از مور دین سم ٹوٹل آف انٹائر ورلڈ ٹیکنالوجی. لیکن اب چیزیں الٹی ہو گئی. ناؤ چائنا از لیڈنگ ان اکانومی ایز ویل ایز ٹیکنالوجی. آپ کوئی دیکھ لیں کہ ٹیکنالوجی وہ چائنا کا مل جائے. جاپان جو تھے ایک زمانے میں جو کاپی کیٹ نیشن سے بڑھتا بڑھتا ایک ٹیکنالوجی میں لیڈر بنا تھا، ناؤ اٹس نو مور. جاپان فارغ ہو گیا، کوریا فارغ ہو گیا، اور بہت سارے ملک جو تھے فارغ ہو گئے. امریکہ تو ویسے ہی فارغ ہو گیا اس معاملے میں. اب چائنا ہے. وجہ کیا تھی کہ امریکہ واز ٹو مچ مونو فوکسڈ. ایک چیز پہ اس نے فوکس کر لیا کہ میں نے بس تباہ کر دینا ہے، بدلہ لینا ہے. اب بدلے کی آگ میں وہ سارے کا سارا جلتا رہا. اب یہ چائنا کو اس کا فائدہ ہوا. اس طرح آپ کو دیکھیں ویتنام ایک چھوٹا سا ملک، ٹوٹا پھوٹا ملک، کہاں چلا گیا. بنگلہ دیش جو کمزور سا ملک تھا وہ کہاں چلا گیا. انڈیا جو کہ ہندو گروتھ ریٹ کہا جاتا تھا کہ لیس دین 3% گروتھ ریٹ ہے، اسے ہندو گروتھ ریٹ انٹرنیشنلی کہا جاتا تھا. ناؤ اٹس نو مور 3%. اٹس مچ ابو 3%. وجہ کیا ہوئی تو وہ جو امریکہ نے خلا چھوڑا دنیا میں، وہ یقیناً باقی دنیا کئی ملکوں میں سے پر کیا ہے. اگرچہ ہم اور مصیبتوں میں پڑے رہے، پاکستان کا تو کیس ہی اور ہے، لیکن اگر پاکستان کے پاس بھی وہ تھوڑی اپرچونیٹی ہوتی تو ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے. لیکن اور مسائل بنے رہے، جو جیو اسٹریٹجک ایشوز میں پڑ گئے، جیو پولیٹیکل ایشوز میں پڑ گئے. ادروائز دنیا کو اس سے فائدہ بھی ہوا ہے. اس کا ایک پازیٹو اگر پہلو دیکھیں 9/11 کا، 9/11 کا ایک پازیٹو پہلو بھی ہے کہ اس نے ری شفل کر دیا. جیسے آندھی آتی ہے نا تو جو گرم ہوا اوپر جاتی ہے، ٹھنڈی نیچے آتی ہے، ایک چینج ہوتی ہے. اٹ واز لائک ایک ونڈ اسٹارم سمجھ لیں کہ جس نے دنیا کی اکانومی کو بدل دیا، پالیٹکس کو بدل دیا. اس میں آپ دیکھ لیں کہ کئی نیشن جو تھی پیچھے تھی وہ آگے ہوں گی، جو آگے تھی وہ پیچھے ہوگی. سر یہ 2008 سے میں اب آؤں گا جو ٹریڈ وار کے اندر. 2008 کی اکنامک کرائسس کے اندر ہم نے دیکھا کہ دنیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ امریکہ جو ہر فائنینشیل کرائسس کے وقت بیل آؤٹ کرتا ہے نہیں بیل آؤٹ کر سکا، جبکہ چائنا نے آگے ورلڈ اکانومیز کو بیل آؤٹ کیا. اچھا اب سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ایک وہ جو تھیوسیڈائٹ ٹریپ کی طرف امریکہ جا رہا ہے، اپنے سینگ پھنسانا چاہ رہا ہے. چائنا خاموشی سے ترقی کر رہا ہے، لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. 2013 کے اندر BRI آ جاتا ہے، لوگوں کو انسینٹیو دے رہا ہے ممالک کو، اور انسٹیڈ آف یوزنگ ہارڈ پاور سافٹ پاور کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کر رہا ہے.
ट्रंप दौर आता है, हम देखते हैं कि ट्रेड वॉर का आगाज हो जाता है, पाबंदियां, टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि $600 बिलियन का दोनों ममालिक के दरमियान, अमेरिका और चाइना के दरमियान जो है एनुअल ट्रेड है, और ये ट्रेड भी जो है हक में है अमेरिका के। और हम देख रहे हैं कि एकदम टैरिफ बढ़ जाते हैं, कुछ चाइना की तरफ से भी उसकी रिटेलिएशन आती है, लेकिन एंड पे हम देखते हैं कि खुद ट्रंप के ऊपर प्रेशराइज करते हैं एग्री और डेयरी सेक्टर कि आप जो है ना मामलात का हल निकालें। तो उस ट्रेड वॉर में भी हम देखते हैं कि एट द एंड चाइना जो है वो आगे आ रहा है। तो मौजूदा इकोनॉमी जिस साइड पे चल रही है, आप उस साइड पे क्या देख रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि चाइना और अमेरिका का जो कंपटीशन है, और अब तो खैर ब्रिक्स भी आ गई है और इसी तरह कुछ और भी ममालिक हैं, पांचवी इकोनॉमी इंडिया भी बन गया है। तो किस साइड पे आप इकोनॉमिक ऑर्डर जो है फ्यूचर का, कल का जो आने वाला कल है, उसका ऑर्डर देख रहे हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, खासतौर पर उन हालात में जबकि एक यही तस्वर किया था कि अमेरिका सबसे बड़ी पार है, इकोनॉमिक पार, यही हमेशा सवर किया गया। लेकिन चीजें बदल रही हैं, मल्टीपोलर काफी हद तक आ रही, बल्कि अभी तो आप समझे मल्टीपोलर की जब जाए आप तस्वर के नाउ इट्स बाईपोलर। चाइना है मेन जो इसमें स्टेक होल्डर, जिसने अपने स्टेक साबित भी किए, और वो इसका सूरत हाल ये है कि जो एक जमाने में अमेरिका का कंसेप्ट था कि मार्शल प्लान लेके आता है, सारा यूरोप ठीक हो जाता है, फलां को लेके आता है, फलां ठीक हो जाता है। तब यही काम चाइना कर रहा है, लेकिन चाइना में कॉर्शन कम है। चाइना पहले तबाह नहीं करता, फिर उसका बाद में उसकी तामीर नहीं करता। चाइना ने कहीं तबाही करने के बाद तामीर नहीं की, तो वो थोड़ा सा जो श्रीलंका वाला मामला छोटा सा हुआ, लेकिन वो बहुत बड़ा मामला नहीं था, इसको एक्सट्राइट किया गया। अभी सूरत हाल जो इसको है ये कि BRI ने तो तकरीबन आप तस्वर करें कि इटली जैसा मुल्क जो है वो भी इसमें आने को तैयार है, यानी यूरोप का मुल्क जो है वो चाइना के इनिशिएटिव में आना चाहता है। इसमें बहुत सारे और यूरोपियन कंट्री आना चाहते हैं, स्वाय अमेरिका के, या कनाडा हो गया, या और कई मुल्क है जो कि अभी उस तरफ, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो अभी अवॉइड कर रहे हैं। अदरवाइज लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ये सब लोग उसका हिस्सा बन गए हैं या बनने जा रहे हैं BRI का। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और उसके अलावा एक और एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक मुतबादल भी बन चुका, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक बन गया, उसने आपको एक ब्रीदर दे दिया। जहां प्रॉब्लम में आते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से, तो AIIB इज देयर टू हेल्प यू आउट। अच्छा, अब सूरत हाल क्या है कि जब वो इस एक टेक ओवर कर रहा है, साफ ज़ाहिर है जब बड़ा मुल्क होता है वो रेजिस्ट करता है। जैसे कहते हैं जब एलिफेंट ब्लीड कर रहा होता है तो एक दिन में तो नहीं गिरता, एलिफेंट आस्ता आस्ता ब्लीड करता है, ब्लीड करता करता क्रम्बल करता है। दुनिया में एम्पायर सारे ऐसे हुए। अभी भी सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें अमेरिका अभी फौरी तौर पर जाने वाला नहीं, डॉलर फौरी तौर पर जाने वाला नहीं। डेफिनेटली ब्रिक्स ने सामने एक कंसेप्ट दिया है और बहुत सारे मुल्क उसकी तरफ जाना चाहते हैं। इसका करेंसी स्वैप हो रहे हैं, करेंसी को मुतबादल के तौर पे, जैसे रूबल है या युआन है या दीगर जो करेंसी हैं, वो एक मुतबादल के तौर पे आ रही हैं सामने। अभी इट विल टेक टाइम, 10 ईयर ले ले, 20 ईयर ले ले, लेकिन एक आगाज हो चुका है। यकीनन जो अगला इकोनॉमिक ऑर्डर होगा वो ऐसा नहीं है जो आप देख रहे हैं, उसमें एक फर्क होगा यकीनन एक, लेकिन बहुत सारे मुल्कों के लिए एक चेंज ऑफ मास्टर ही होगा। बहुत सारे मुल्कों के लिए ये भी याद रखें कि जरूरी नहीं कि उसका हर को फायदा हो, यकीनन फायदा उठाएंगे वो मुल्क जो कि इक्विटेबल दुनिया में कभी कोई चीज नहीं होती, याद रखें। जो बंदा ऊपर कहते हैं ना कि एवरी पर्स हैज स्ट्रिंग्स एंड दीज स्ट्रिंग्स आर मोस्टली ऑफ पॉलिटिकल नेचर, कि जो पैसा खर्च करता है वो अपनी डिक्टेट भी करता है। तो एक जमाने में जैसे पाकिस्तान वगैरह की जापानी कंपनियां काफी सारी थी, तो जापान का जो एम्बेसडर को वायसराय कहा जाता था वंस अपॉन अ टाइम, 20 years ago ऑलमोस्ट। तो इसी तरह अब जो सूरत बदलेगी, लेकिन वो मुल्क जो कि इससे बेनिफिट नहीं उठाएंगे उनके लिए सिंपली ये चेंज ऑफ मास्टर ही होगा। और वो लेकिन पावर सेक्टर जो सेंटर बढ़ जाएंगे, इकोनॉमिक पावर सेंटर बढ़ते जाएंगे और बढ़ रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, उसके बाद हमने देखा कि ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ।
जिसके अंदर बड़ी चालाकी से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रेफरेंस करेंसी के तौर पे अपने डॉलर को जो है ना, पहले गोल्ड सिस्टम चल रहा था, अब डॉलर जो है ना वो बन गया। 70s के अंदर ब्रेटन वुड खत्म हुआ, लेकिन बड़ी चालाकी से फिर डॉलर को पेट्रो डॉलर जो है ना वो कर दिया गया, यानी कि पेट्रोलियम की कीमत के साथ कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि पेट्रो डॉलर की अभी जवाल आ चुका है, जब से चाइना और सऊदी अरब रमबीदी के अंदर जो है ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर राजी हो चुके हैं। दुनिया का जो इकोनॉमिक ऑर्डर है बड़ी तेजी से 11 सितंबर के दहशतगर्दाना हमलों के बाद चेंज हुआ। आज हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स ग्लोबल साउथ के नुमाइंदा करी, और जिस तरीके से ममालिक उसमें अंदर आना चाह रहे हैं, और ब्रिक्स ने अपना बैंक बना दिया है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, जबकि वेस्ट के अंदर हमें अभी तक वो एक चीज नजर आ रही है कि जिसके अंदर नस्ल परस्ती का एलिमेंट, अपनी सुपियोरिटी का एलिमेंट ज्यादा है। एक मिसाल आपके सामने इस वक्त माली, बकीना फासो और नाइजर की भी है कि जहां पे अफ्रीकन्स भी अब उस वेस्टर्न ऑर्डर के खिलाफ खड़ा होना चाह रहे हैं। तो जाहिर बात है कि जहां पे वेस्ट के लिए जो है क्राइसिस पैदा हो रही है, वहां पे जो एंटी वेस्ट या ग्लोबल साउथ है उसके लिए जो है अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं, और चाइना और रशिया उन अपॉर्चुनिटीज को कैश करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी तेजी से दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो तो पॉलिटिकल ऑर्डर तो चेंज हो ही रहा है, उसी तरीके से इकोनॉमिक ऑर्डर भी चेंज हो रहा है। लेकिन इसमें जो याद रखने की बात है वो ये है कि इस तमाम क्राइसिस के अंदर, ग्लोबल क्राइसिस के अंदर, कामयाब वही कौम होगी जो अपने इंटरेस्ट को मुकद्दम जानेगी किसी भी और चीज से। तो पाकिस्तान के लिए भी जरूरी है कि मौजूदा जो हालात हैं उनके एनालिसिस के साथ साथ हम अपने इंटरेस्ट की हिफाजत के लिए कदम आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह हर चीज हमारे लिए बेहतर ही होगी। तब अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और सर लुकमान को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Support Strategic Analysis Group by subscribing the channel and liking the videos